नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर है ये ताजा तरीन बुलेटिन आपके लिए, जहां पर ढेर सारी खबरें, ताजा अपडेट्स और वो खबरें खास तौर पे जो आपके काम के साथ साथ आपके फायदे की भी होती है। तो सबसे पहले इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। कहा, अगर कभी पीएम के खिलाफ चुनाव आयोग को उठाना पड़े कदम तो एक्शन लेना मुमकिन नहीं। टीएन सेशन को बताया नजीर। आफताब ने 2 साल पहले श्रद्धा को टुकड़े टुकड़े करने की दी थी धमकी। शिकायत के बाद पुलिस ने की थी जांच। आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट भी हुआ। गुजरात के प्रचार वॉर में पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला। कहा, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद है कांग्रेस। अमित शाह, नड्डा और योगी की भी ताबड़तोड़ रैलियां। बजट में इस बार फर्टिलाइजर को मिल सकती है सबसे बड़ी सब्सिडी। करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी देने की संभावना। सीएनबीसी आवाज की बजट एक्सक्लूसिव। नवंबर एक्सपायरी से पहले बाजार में दायरे में रहा कारोबार। निफ्टी बैंक रिकॉर्ड ऊंचाई पर हुआ बंद। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़त पर तो सेंसेक्स 92 और निफ्टी 23 अंक चढ़ा। फुटबॉल वर्ल्ड कप के चौथे दिन आज हो रहे हैं अहम मुकाबले। पहले मैच में फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से दी शिकस्त। इस वक्त क्रोएशिया और मोरक्को का मुकाबला जारी। तो इन ढेर सारी खबरों के बीच शुरुआत करेंगे चुनावी दंगल की खबरों के साथ। लेकर चलेंगे गुजरात। आज गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 जनसभाएं चल रही हैं। इसके अलावा अमित शाह, जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ भी आज गुजरात में प्रचार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से मोर्चा संभाल रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। जहां तक कांग्रेस की बात है तो प्रचार अभियान ज्यादातर प्रदेश के नेताओं के हाथों में ही दिया गया है। पाटीदारों के गढ़ मेहसाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कांग्रेस पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस घोटालों और परिवारवाद की पार्टी है जो वोटों के लिए लोगों को आपस में लड़वाती है। कांग्रेसનું મોડેલ એટલે અરબો ખરબોનો ભ્રષ્ટાચાર। કાંગ્રેસનું મોડેલ એટલે એની મોડેલની એક જ ઓખાણ ભાઈ ભતીજાવાદ। कांग्रेसનું મોડેલ એટલે વંશવાદ। કાંગ્રેસનું મોડેલ એટલે પરિવારવાદ। કાંગ્રેસનું મોડેલ એટલે જાતિવાદ। कांग्रेसનું મોડેલની પહેચાન સંપ્રદાયવાદ, વોટ બેંક પોલિટિક્સ આજ કોંગ્રેસની પહેચાન। અને કોંગ્રેસે સત્તામાં ટકી રહેવા માટે ભાગલા પાડો, સમાજના જેટલા ટુકડા થઈ શકે એટલા ટુકડા કરો। इधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दक्षिण गुजरात के मांडवी में एक जनसभा के दौरान पर्चा लीक का उल्लेख किया। मान ने कहा कि नेता पर्चा लीक करवाते हैं। आम आदमी की सरकार बनेगी तो पर्चा लीक करने वाले जेल जाएंगे। पेपर की तैयारी करते हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, रात को 12 बजे तक पढ़ते हो, सुबह 4 बजे जग के फिर पढ़ते हो, लेकिन जब पता चलता है 2 दिन पहले के पेपर फूट गया, पेपर फूट गया, सपना टूट गया। इन नेताओं के बच्चे ही आगे जाते हैं और पेपर फोड़ने वाले कौन है? नेता। कोई अंदर हुआ? कोई जेल में गया पेपर फोड़ने वाला? 8 दिसंबर को सरकार बना दो। 22 पेपर फूटे हैं, हमने हिसाब लगा रखा है। जिन जिन नेताओं के कहने पर ये पेपर फूटे हैं, दोबारा केस खोलकर 10-10 साल की जेल करेंगे भाई साहब। तो गुजरात के चुनावी माहौल का ताजा हाल जानने के लिए हम चलते हैं सीधे अहमदाबाद, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता केतन। केतन, तो आज भी गुजरात में बैक टू बैक दिन भर चुनावी रैलियों का दिन है। प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह, जेपी नड्डा, तो इधर भगवंत मान, सबके सब रैली करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या अपडेट है अब तक का? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री ने खुद भाजपा की ओर से मोर्चा संभाला है। उनकी 3 रैलियां हो चुकी हैं। अभी भी एक रैली सौराष्ट्र के भावनगर में होगी, जहां पाटीदार और
कोली कम्युनिटी का हब माना जाता है। दूसरी ओर जेपी नड्डा है वो जूनागढ़ में शाम को वहां के पदाधिकारियों का मार्गदर्शन करेंगे। तो योगी आदित्यनाथ जो कि सॉफ्ट हिंदुत्व की एक छवि लेकर गुजरात पर आए हैं और सूरत में शाम 7 बजे है उनकी एक जनसभा होगी। तो आम आदमी पार्टी की भी अभी भगवंत मान के अलग अलग रोड शो है, तो वो भी वहां दक्षिण गुजरात की ओर रुख करेंगे और अभी भी उनकी एक शेष रोड शो बाकी है। बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के जो स्थानीय स्तर के नेता है वो अपने अपने चुनाव प्रचार क्षेत्र में जाकर रैलियां कर रहे हैं। बड़े नेताओं के प्रोग्राम अभी बन रहे हैं। राहुल गांधी 2 दिन पहले गुजरात आए थे, लेकिन अब आने वाले दिनों में उनका प्रोग्राम बनेगा, ऐसी बात है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की बात करें और अमित शाह की, तो उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा कि 1995 से पहले का गुजरात कैसा था, लोगों को कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी थी। अगर पानी भी लोगों को मिल जाता था तो लगता था कि नहीं दिवाली आ गई। तो ऐसे मुद्दे से वो लोगों को अपने आप से वो कनेक्ट कर रहे हैं कि 95 से पहले ये दशा थी और अगर गलती से भी कांग्रेस गुजरात में आ गई तो ऐसी ही दशा होगी। कहीं पर अपने भाषण में प्रत्यक्ष रूप से वो आम आदमी पार्टी का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन मेघा पाटकर का परोक्ष रूप से उल्लेख करके वो कांग्रेस को जरूर प्रताड़ित करते हैं। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के ऊपर भी वो वार करते हैं। आम आदमी पार्टी है वो बीजेपी के बाद सबसे अच्छा वो प्रचार कर रही है। कल सूरत में अरविंद केजरीवाल की जो सभा थी उसमें 15 से 20 हजार लोग शामिल थे, जो कि पाटीदार का गढ़ माना जाता है। वहां से गोपाल इटालिया जो कि उनके अध्यक्ष है गुजरात आम आदमी पार्टी के, और अल्पेश कथीरिया जो कि पास आंदोलन से जाने जाते थे, वो दोनों के लिए वो प्रचार करने गए थे। बहुत बड़ी भीड़ थी। तो धीरे धीरे अब रंग ला रहा है और पहले चरण के चुनाव में अब सिर्फ 1 सप्ताह ही बचा है, तो नेताओं ने जोर लगाना शुरू कर दिया है। जी, तो यहाँ पूरा चुनावी माहौल बना हुआ है। आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं जो कि चुनावी भाषणों में देखा जाता है और हर पार्टी ने पूरा जोर लगा रखा है। केतन रोज आपको ताजा अपडेट देते हैं अहमदाबाद से और गुजरात के अलग अलग इलाकों से। बहुत शुक्रिया केतन, लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो इधर गुजरात के चुनावी दंगल में किसका पड़ रहा है भारी, आज चुनाव अड्डा में इसी पर होगी चर्चा। खरी खरी शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। ये होगा आज का चुनाव अड्डा। तो गुजरात में चुनावी माहौल रोज गर्म हो रहा है। इस चुनाव में नेता लोगों को शॉल, पटके और खेस पहनाते हैं। उनका भी एक बड़ा कारोबार है। एक विधानसभा चुनाव में कम से कम 70 से 75 करोड़ का चुनावी सामग्री का कारोबार होता है और 60,000 लोगों को रोजगार भी मिलता है। केतन जोशी ये रिपोर्ट लेकर आए आपके लिए, देखिए। इलेक्शन के दौरान नेताओं लोग खेस पहनते हैं या तो फिर वो पटका शाल ओढ़कर ही आपको देखने को मिलते हैं। इस वक्त हम अहमदाबाद की एक ऐसी ही यूनिट पर मौजूद है जहां 12 मास इस तरह का साहित्य बनता है। आप देख सकते हैं कि बीजेपी के जो खेस नेता पहनते हैं वो यहाँ बनने का काम जारी है। एक अनुमान के मुताबिक कम से कम 60 से 75 करोड़ का इस तरह का साहित्य है वो एक विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल होता है। इस वक्त हमारे साथ इनके जो प्रमोटर है वो हमारे साथ मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं। हमें ये बताइए कि ये जो आपने साहित्य बनाया है इसकी क्या खूबी है? ये खूबी ऐसा है कि समय के अनुसार जो डिमांड निकलती है डिज़ाइनर लुक, और पूरे विश्व में हमें गर्व है कि पूरे विश्व में अगर डिज़ाइनर लुक जो केस बनता है ज़रूरत के हिसाब से, नेता लोगों की पर्सनालिटी के हिसाब से, वो हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और हमारा केस आरती टेक्सटाइल जो अहमदाबाद में बना हुआ केस अपने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी, अमित भाई शाह, और बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि हम पिछले 15-20 साल से ये अलग अलग डिज़ाइन है, थोड़ा ये हमें बताइए। जी, ये डायमंड वाला केस है, ये हमारे यूनिट में बना है कंप्लीट। इसमें ये बनने में खूबी ऐसा है कि एटलीस्ट 40 से 50 परिवार लगते हैं, मतलब 40 से 50 परिवार को रोज़गारी मिलती है। हैंड वर्क वाले हैं या फिर मशीन वर्क वाले हैं, सब कारीगर लोग इससे रोजी पाते हैं। अभी ये केस जो आपको दिख रहा है वो 2 दिन पहले अहमदाबाद में दोराजी, जो अहमदाबाद के नज़दीक स्थान है, वहाँ पर नरेंद्र भाई मोदी ने ये केस पहन के पूरी सभा को संबोधित किया था। बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक रोजगार का माध्यम है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि गुजरात से ही यहाँ सप्लाई होता है, लेकिन पूरे भारत में सिर्फ 2 ही ऐसी जगह है जहाँ से इस तरह का साहित्य जाता है। एक है अहमदाबाद और दूसरी है सूरत। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्शन इस तरह से रोजगार देने का एक माध्यम भी बन सकता है। केतन जोशी, अहमदाबाद।
इधर चुनावी सीजन में महाराष्ट्र और कर्नाटक जहां दोनों जगह ही बीजेपी की सरकार है, सीमा को लेकर मामला गर्मा चुके हैं। पूरे मामले को समझते हमारे सहयोगी विनया देशपांडे से। तो विनया, क्या हुआ है? मामला तो पुराना है, अक्सर बेलगाम और आसपास के एक दो जिलों की बात होती है, लेकिन ये झगड़ा इस पर फिर क्यों शुरू हुआ है? महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो विवाद चल रहा है वो सिर्फ बढ़ता ही नजर आ रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर अभी भी हियरिंग के लिए पड़ा है, लेकिन राजनीतिक तौर पे इस पे काफी बहस छिड़ गई है। जब महाराष्ट्र ने अब एक नई समिति स्थापित की है, उसी पर अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री का कहना है कि महाराष्ट्र का जो जत एरिया है उस पर अब कर्नाटक अपना दावा जताएगा। इस पर महाराष्ट्र से काफी तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सबसे बड़ा जो पेच है वो है भाजपा के लिए, क्योंकि भाजपा की सरकारें दोनों ही राज्यों में है। आज उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा कि महाराष्ट्र की एक भी इंच जमीन कर्नाटक में नहीं जाएगी। एकनाथ शिंदे के गुट ने ये बार बार दोहराया है कि महाराष्ट्र की अस्मिता को लेकर ये कमेटी स्थापित की गई है और इस समिति के गठन के बाद जो कुछ भी होगा वो महाराष्ट्र का ही स्टांस रहेगा। पृथ्वीराज चव्हाण जो कि इस समिति के मेंबर हैं, उन्होंने कहा है कि कर्नाटक की ये जो मांग है कि जत तालुका अब कर्नाटक को दिया जाए, ये सिर्फ हास्यास्पद ही हो सकती है। तो राजनीतिक विवाद महाराष्ट्र में रंगा हुआ है। महाराष्ट्र और कर्नाटक का जो वाद है वो विवाद सिर्फ बढ़ता ही नजर आ रहा है। जी, और ये कितना बढ़ेगा इसे देखना होगा, क्योंकि अभी मौसम चुनावी है। बहुत शुक्रिया विनय फिलहाल इस अपडेट के लिए। चलिए लगे हाथों बात कर लेते हैं बाजार की, जहां नवंबर एक्सपायरी से पहले बाजार में दायरे में आज कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। सेंसेक्स आज 92 पॉइंट चढ़कर 61,511 पे, तो निफ्टी 23 पॉइंट चढ़कर 18,267 पर बंद हुए। आज निफ्टी बैंक रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। रेलवे, फर्टिलाइजर शेयरों में जोरदार तेजी रही और सरकारी बैंक से जुड़े शेयरों में भी अच्छी तेजी देखने को मिली। गौतम शाह को रियल्टी सेक्टर में दम नजर आ रहा है। डीएलएफ, ओबेरॉय और प्रेस्टीज एस्टेट पर उनकी इस सेक्टर की टॉप पिक्स है। हम गोल्डीलॉक्स में हमारा फेवरेट हमेशा से ही डीएलएफ और ओबेरॉय रियल्टी रहा है। मुझे लगता है कि ये दोनों स्टॉक्स यहाँ से भी आउट परफॉर्म करेंगे। रियल एस्टेट इंडेक्स ने ज्यादा कुछ किया नहीं है पिछले एक महीना में, अगर आप देखें तो एकदम साइडवेज रहा है वो इंडेक्स, बट अब वो एकदम सपोर्ट के पास है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से घूमना चाहिए, और अगर वो घूमता है तो डीएलएफ और ओबेरॉय रियल्टी आई थिंक विल बी द बेस्ट बेनिफिशियरीज। पर एक अगर डार्क हॉर्स है जो मुझे लग रहा है कि अगले एक साल में अच्छा रिटर्न दे सकता है, वो है प्रेस्टीज एस्टेट्स। इसमें बहुत अच्छी स्ट्रक्चर बन रही है। द स्टॉक हैज बिकम वेरी वेरी साइडवेज। ब्रांड में तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं, अर्निंग्स भी काफी अच्छे रहे हैं। बैंगलोर रियल एस्टेट का एक स्टॉक है ये, और लग रहा है कि अगर आप 10 से 12% का अगर आप रिस्क लें तो इसमें 30 से 50% की तेजी मिल सकती है। तो ये 3 स्टॉक्स मैं रियल एस्टेट पे रेकमेंड करूंगा। बजट में फर्टिलाइजर सब्सिडी में अब तक की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। इस पर एक्सक्लूसिव खबर पर ज्यादा डिटेल्स के साथ जुड़ गए हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय, जो रोज जब बजट एक्सक्लूसिव्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो लक्ष्मण, फर्टिलाइजर को ज्यादा सब्सिडी वाली एक्सक्लूसिव खबर आप लाए हैं, किस तरह की और कितनी सब्सिडी इस बार इस सेक्टर को मिल सकती है? पिछले दिनों फर्टिलाइजर मंत्रालय के साथ सलाह मशविरा किया वित्त मंत्रालय ने। तो सूत्र बता रहे हैं कि फर्टिलाइजर मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से यह कहा कि अगले कारोबारी साल के लिए हमें ज्यादा फर्टिलाइजर सब्सिडी चाहिए, और फर्टिलाइजर मंत्रालय ने 2.25 लाख करोड़ रुपए फर्टिलाइजर सब्सिडी देने की मांग की है। अब ये 2.25 लाख करोड़ रुपए का जो आंकड़ा है वो चालू कारोबारी साल के हिसाब के आधार पर देखा गया है। पहली बात कि चालू कारोबारी साल में सरकार ने करीब 1 लाख करोड़ रुपए कहा था, लेकिन बार बार बढ़ाती गई। अब फर्टिलाइजर सब्सिडी करीब 2.25 लाख करोड़ पहुंच चुकी है। माना जा रहा है कि बाकी बचे हुए महीनों में भी और देना पड़ सकता है, तो इस आधार पर मांगा जा रहा है। दूसरी चीज कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतें जो हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। जिस 4 बेंचमार्क के आधार पर हम घरेलू बाजार में गैस की कीमतें तय करते हैं, वो 4 बेंचमार्क में कहें तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक साल में 100% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो आगे भी बढ़ सकती है, इसके अनुमान के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है। और साथ ही साथ डीएपी की कीमत कहें तो साल भर में करीब 65%, एमओपी 115%,
यूरिया जो इंपोर्टेड है 135% इसके कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। तो इस आधार पर यह कहा गया। सूत्र यह भी कह रहे हैं कि जब फर्टिलाइजर मंत्रालय के साथ चर्चा हुई तो वित्त मंत्रालय की तरफ से भी संकेत आया है कि इस बार वो पर्याप्त सब्सिडी देंगे। इसके पीछे एक और बड़ी वजह है कि अगला कारोबारी साल जो होने वाला राजनीतिक रूप से काफी ज्यादा संवेदनशील होगा, क्योंकि 2024 में सरकार आम चुनाव में जाएगी। तो सरकार नहीं चाहे किसानों के बीच में किसी भी तरह का असंतोष हो, फर्टिलाइजर की किल्लत हो। फर्टिलाइजर की किल्लत ना हो, इसके लिए जरूरी होगा कि फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन पर्याप्त हो, और फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन पर्याप्त हो इसके लिए जरूरी है कि सरकार पहले ही आश्वस्त कर दे कंपनियों को कि आपको सब्सिडी हम टाइम पे पेमेंट करेंगे और वाजिब सब्सिडी देंगे। इन्हीं सब के आधार को देखते हुए लग रहा है कि बजट में इस बार काफी ज्यादा फर्टिलाइजर सब्सिडी का आवंटन किया जा सकता है। जी शुक्रिया लक्ष्मण। तो इस बार फर्टिलाइजर सेक्टर को बजट में मिल सकती है सौगात, ये एक्सक्लूसिव खबर लेकर आए लक्ष्मण रॉय। आज की एक और बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के तरीके पर सवाल एक तरीके से उठा दिए उन्होंने। कोर्ट ने कहा है कि नियुक्ति प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए। कैबिनेट के फैसले से नियुक्ति की जगह इसके लिए एक दूसरी बॉडी बनाई जानी चाहिए। जस्टिस के एम जोसेफ ने कहा कि अगर चुनाव आयुक्त का कोई फैसला प्रधानमंत्री के खिलाफ जा सकता है तो क्या वो ऐसा फैसला ले पाएगा। जस्टिस जोसेफ ने साफ किया कि वो सिर्फ उदाहरण के लिए पीएम का उल्लेख कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर कुछ भी काम नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट एक याचिका की सुनवाई कर रहा है जिसमें चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कोलेजियम सिस्टम बनाने की मांग की गई है। सरकार कोर्ट में इस याचिका का विरोध कर रही है। आप नेता यानी कि आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो बीजेपी ने आज जारी किया। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद जैन की एक नई सीसीटीवी फुटेज सामने आई है जिसमें वो होटल का खाना खाते हुए दिख रहे हैं। सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा था कि उनका वजन 28 किलो घट गया है, जबकि खबर यह है कि उनका वजन 8 किलो बढ़ चुका है। इधर बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने आप पर यानी आम आदमी पार्टी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि सत्येंद्र जैन जेल में भी रिसोर्ट जैसी सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं। दिल्ली की जनता को समझना होगा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं की कथनी और करनी में कितना फर्क है। इससे पहले भी जैन के 4 वीडियो वायरल हुए थे जिसमें वो एक रेप के आरोपी से मसाज करवाते दिख रहे थे। श्रद्धा केस में आफताब के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। ये श्रद्धा ने कराई थी। 2020 में श्रद्धा ने आफताब के खिलाफ नालासोपारा, मुंबई के नालासोपारा में पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। ये बात अब निकलकर सामने आ रही है। संवाददाता दीपक बिष्ट है हमारे साथ। तो दीपक, ये पुराना मामला है 2020 का और वो ये कह रहा है, जो जानकारी है कि श्रद्धा ने बाकायदा शिकायत दर्ज कराई थी, शायद चिट्ठी लिखी थी और उसमें उन्होंने लिखा था कि उन्हें धमकी एक तरीके की कि वो टुकड़े टुकड़े करने की बात आ रही थी। क्या है ये पूरा डिटेल और इस चिट्ठी से क्या कुछ समझ में आ रहा है? देखिए बिल्कुल जी, आज जो श्रद्धा मर्डर केस है उसमें 3 उसके दोस्तों के बयान लिए गए हैं मुंबई पुलिस के द्वारा। उसके साथ ही एक शिकायत पत्र सामने आया है। ये शिकायत 2020 की है, जब श्रद्धा ने आफताब के खिलाफ मुंबई में एक थाने के अंदर ये शिकायत दी थी कि उसने उसके साथ मारपीट की और मारपीट के अलावा उसके कई टुकड़े कर देने की बात भी इस शिकायत में रखी गई थी। लेकिन उसके बाद ही ये शिकायत कुछ दिनों बाद वापस ले ली गई थी, क्योंकि श्रद्धा ने दूसरी शिकायत एक पत्र लिखकर पुलिस को ये जानकारी दी थी कि वो इस शिकायत को वापस लेना चाहती है जो आफताब के खिलाफ थी, क्योंकि आफताब के माता पिता ने आकर उससे माफ़ी मांगी थी कि अगली बार से आफताब ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। तो इस पूरे मामले में पुलिस की जो टीमें हैं वो अलग अलग तरीके से बयान दर्ज कर रही हैं, जितने भी लोग सामने आ रहे हैं। वहीं महरौली थाने में इस वक्त हम खड़े हैं और यहाँ पर इलाके की डिप्टी कमिश्नर जो है वो यहाँ पर पहुँची हैं, चंदन चौधरी, और पूरे जो सीक्वेंस है क्राइम ऑफ सीन है और उसके जो अब तक के बयान है उसको लेकर लगातार जानकारी जुटा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर पॉलीग्राफ टेस्ट की बात करें तो पॉलीग्राफ टेस्ट का जो पहला सेशन था वो खत्म हो चुका है, लेकिन जो अंतिम सेशन था वो आज शायद नहीं हो पाएगा, ऐसी जानकारी अब तक हमारे सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद ही नार्को टेस्ट होना है और इस पूरे मामले में आफताब से जो कुछ भी पूछताछ होगी वो सब पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट के बाद सामने आ पाएगा कि आखिर वो कहाँ पर किस लाइन में पुलिस को बरगला रहा था, किस लाइन में पुलिस से झूठ बोल रहा था। और इसी वजह से पुलिस की टीमें कोशिश ये करेंगी कि आफताब के पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट में जितने
भी क्वेश्चंस उनसे पूछे जाते हैं, उन सवालों का जवाब अगर उन्हें मिल पाता है तो उसके आधार पर जांच की दिशा आगे बढ़ाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक अभी भी कई लूप होल्स हैं जो जहां पर आफ्ताब जो आरोपी है इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस को कहीं ना कहीं बरगला रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने एक दिन पहले कोर्ट में ये भी कहा था कि 80% जाँच जो है उनकी पूरी हो चुकी है इस केस में, और इस केस में अब जितने भी तकरीबन 200 से ज़्यादा पुलिसकर्मी हैं वो जांच कर रहे हैं। तो इस पूरे मामले में लगातार पुलिस की टीमें कोशिश कर रही हैं कि जल्द से जल्द जितने भी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाए, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जो श्रद्धा है उसका जो कॉल सेंटर के मैनेजर हैं वो आज यहाँ पर आ सकते हैं। तो कुल मिला के ये जाँच जो है अभी भी इसी तरह से आगे जारी रहेगी और कुछ ना कुछ जल्द से जल्द खुलासा करने की कोशिश होगी, लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट शायद कल होगा। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो बहुत कुछ है नया जो रोज इस मामले में सामने आ रहा है। पॉलीग्राफ टेस्ट अब कल होने की बात हो रही है, लेकिन एक पुरानी चिट्ठी, एक पुराना आरोप पत्र जिसमें टुकड़े टुकड़े करने की बात, धमकी सामने निकल कर आई। आगे बढ़े, अमेरिका के वर्जीनिया में एक वॉलमार्ट स्टोर में अंधाधुंध गोलीबारी की घटना में 10 लोग मारे गए हैं। यह घटना मंगलवार की रात वर्जीनिया के चेसापीक शहर में हुई। वॉलमार्ट स्टोर में घुसकर एक शूटर ने बिना उकसावे के अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। फायरिंग में 10 लोगों की मौत होने की खबर है, जबकि कुछ लोग घायल भी हैं। पिछले 3 दिन में यह दूसरी बार है जब अमेरिका में इस तरह की फायरिंग का मामला सामने आया। बीते कुछ सालों में अमेरिका में ऐसी गोलीबारी की घटनाओं में 50,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।